जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय इलाके में घुस आई 2 बांग्लादेशी नाव। तटरक्षक बलों ने 78 लोगों को पकड़ा। बताएंगे दोस्तों क्या था इनका मंसूबा। तो वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेशियों संग रोहिंग्याओं पर कश्मीर में मच गई बहुत बड़ी रार। बीजेपी और अब्दुल्ला पार्टी हुए आमने सामने, क्या है मुद्दा। तो वहीं पुतिन से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया महासागर से भी गहरी है भारत और रूस की दोस्ती। बताएंगे दोस्तों दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं, किन प्रोजेक्ट्स को लेकर किन किन मुद्दों पर बातें हुई हैं। तो वहीं बताएंगे रातों रात सरकार ने डीजल वाहनों को लेकर ले लिया बहुत बड़ा फैसला, सबको चौंका डाला है दोस्तों। भारत में डीजल वाहनों को लेकर वो कौन सा फैसला लिया गया है, अंतिम तारीख तय कर दी गई है। बताएंगे क्या है वो खबर जिसने सबको चौंका डाला है। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं अब पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारतीय इलाके में घुस आई 2 बांग्लादेशी नाव। तटरक्षक बलों ने 78 लोगों को पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के तहत एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने में लिप्त 2 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नावों को जब्त कर लिया। इस कार्यवाही में 78 बांग्लादेशी मछुआरों को भी हिरासत में लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने आईसीजी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारतीय तटरक्षक पोत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास नियमित गश्त पर था। इसने गश्ती के दौरान भारतीय समुद्री क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया। जांच में पाया गया कि 2 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नावें एफवी लैला 2 और एफवी मेघना 5 बिना अनुमति के भारतीय इलाके में मछली पकड़ रही थी। इन नावों का रजिस्ट्रेशन बांग्लादेश का था और इनमें क्रमशः 41 और 37 सदस्य मौजूद थे। भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन दोनों नावों को रोका और जांच की। पकड़े गए मछुआरों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय तटरक्षक बल ने इस ऑपरेशन को एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम न केवल भारतीय समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के उद्देश्य से भी उठाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बांग्लादेश के साथ अभी भारत के संबंध कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हालत ऐसी हो चुकी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कभी आपस में कट्टर दुश्मन रहे हैं, आज वो दोनों एक हो चुके हैं और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हाथ मिला चुका है, जो भारत के लिए एक एक पल, एक एक क्षण भारी करने में जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत का सतर्क होना तो बनता है और इस ऑपरेशन को महत्वपूर्ण सफलता अगर आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में थैंक यू सो मच इंडियन कोस्ट गार्ड लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी समझ में आए कि उन्होंने जो किया है वो भारत के लिए कितनी बड़ी चीज थी। साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेशियों संग रोहिंग्याओं पर कश्मीर में क्यों मची रार। फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम तो देंगे बिजली पानी। क्या है ये मुद्दा आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बोले तो फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा है कि राज्य में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला ने कठुआ के दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा कि भारत सरकार शरणार्थियों को यहाँ लेकर आई, हम उन्हें यहाँ नहीं लाए, उन्होंने उन लोगों को यहाँ बसाया है और जब तक वे यहाँ हैं उनके लिए पानी और बिजली मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू शहर में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के बसने को एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया था और इसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच की मांग की थी। जम्मू में उन्हें पानी और बिजली कनेक्शन देने संबंधित टिप्पणी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा ने यह भी आरोप लगाया था कि ऐसा उन्हें बचाने के लिए किया गया है क्योंकि वे यानी रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, ये कारण है दोस्तों कि बांग्लादेशियों संग रोहिंग्याओं पर कश्मीर में रार मच चुकी है, झगड़ा मच चुका है इन दोनों के बीच में। बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों, अब्दुल्ला को लेकर आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन होने वाली है, कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, पुतिन से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि महासागर से भी गहरी है भारत और रशिया की दोस्ती। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बुधवार को भारत रशिया अंतर सरकारी सैन्य एवं सैन्य सहयोग आयोग के 21वें सत्र के अवसर पर मॉस्को में रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह जी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और संयुक्त प्रयास उल्लेखनीय परिणामों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बैठक के दौरान
दौरान राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे देशों के बीच मित्रता सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची है और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। भारत हमेशा अपने रूसी मित्रों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजनाथ सिंह जी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और संयुक्त प्रयास उल्लेखनीय परिणामों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी हाँ, ऐसे में आपकी नजर में दोस्तों भारत की सबसे अच्छी दोस्ती कौन से देश के साथ आप लोग मानते हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या वाकई में रशिया भारत के लिए भाई की तरह ही है या फिर मित्र की तरह है? बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहा दोस्तों। इंडियन नेवी को मिल गया समुद्र का शेर INS तुशील। तो घबरा गए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, दे दी भारत को ही उल्टा चेतावनी। जी हाँ, भारत की नेवी को रूस से युद्धपोत INS तुशील मिल गया है। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुशील को सोमवार को रूसी शहर कैलिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इंडियन नेवी को रशिया में बना ये खास युद्धपोत मिलने पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि भारत ने एक तरह से मैसेज दे दिया है, संदेश दे दिया है कि हम भी तैयार हैं। चीमा ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और चीन को मैसेज दिया है तो चीन की नेवी मजबूत भी है लेकिन पाकिस्तान तो मुकाबले से ही बाहर दिखाई दे रहा है। कमर चीमा ने कहा कि इंडियन नेवी को आखिरकार INS तुशील मिल ही गया। भारत कहता है कि ये चीन के खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन हम ना भूलें कि पाकिस्तान भी उनके निशाने पर है। भारत ने ये इसलिए किया क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर उसके सामने कई चुनौतियां हैं और उसे समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना है। ये भी इसी दिशा में एक कदम है। ऐसे में दोस्तों गौर करने वाली बात यह है, अगर पाकिस्तान की बात छोड़ करके अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करें तुशील के मुद्दे पर, तो दुश्मनी अपनी जगह है। ये लोग छोड़ करके भारत के लिए एक साथ आते दिखाई दिए हैं। इस नए रूसी युद्धपोत तुशील में यूक्रेनी इंजन लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस रशिया और यूक्रेन ने युद्ध के जरिए 2 साल से आपस में ही नाक में दम कर रखा है, उन्होंने भारत के लिए एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है जिसे जानकर आप भी सुखद आश्चर्य होगा। दरअसल रशिया ने मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में सोमवार को जो ताकतवर युद्धपोत INS तुशील भारत को सौंपा है, उसमें यूक्रेन का बना हुआ इंजन लगा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना आपने। जी हाँ, इन युद्धपोतों के प्राथमिक इंजन गैस टरबाइन यूक्रेन में निर्मित होते हैं। इससे पता चलता है कि रशिया और यूक्रेन भले ही युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं, लेकिन भारत के लिए दोनों देशों का एक जैसा ही रवैया है। दोनों देश एक साथ आ गए। साथ ही यूक्रेनी इंजन वाला रूसी युद्धपोत भारत के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ संबंध होने का उदाहरण भी है, एग्जाम्पल है। जाहिर है दोस्तों कि वर्षों पुरानी रंजिश के बावजूद भारत के एक उद्देश्य के लिए मॉस्को और कीव ने एक साथ काम किया, जो दर्शाता है कि भारत आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि दो दुश्मन भी आपस में भारत के लिए एक होने को तैयार है। ऐसे में दोस्तों इसका सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? भारत के किस नेता को? देखते हैं दोस्तों आपकी क्या राय है, किसका आप नाम लेते हैं कमेंट में। तो वहीं आपको बता दे सबसे बड़ी खबर, जहां बांग्लादेशी नेता ने किया भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान, जयपुर में बनी चादर जला दी। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच पड़ोसी मुल्क में भारतीय सामानों का भी बहिष्कार का ऐलान किया गया। इस क्रम में बांग्लादेश में भारतीय चादरों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रूहुल कबीर रिजवी, जिन्होंने पहले अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाई थी, उन्होंने अब जयपुर टेक्सटाइल की बेडशीट को जला दिया और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया। दरअसल मंगलवार को बांग्लादेश में राजशाही में घरेलू उत्पाद खरीदने से लाभ टाइटल से एक कार्यक्रम हुआ। BNP के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी की मौजूदगी में बिस्तर की चादर में आग लगा दी गई। उसके बाद कुछ स्थानीय कपड़े कम कीमत पर बेचे गए। ये कार्यक्रम मंगलवार सुबह 11 बजे राजशाही के भुवन मोहन पार्क में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि रूहुल कबीर रिजवी थे। उन्होंने भारतीय आक्रामकता का विरोध करने के लिए राजस्थान में जयपुर टेक्सटाइल की एक चादर फेंक दी। तभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैरोसिन छिड़क कर चादर में आग लगा दी। जी हाँ, इसके बाद रूहुल कबीर रिजवी ने घोषणा की है कि मेडिकल कॉलेज के छात्र यहाँ कुछ कपड़े लेकर आए हैं और इन्हें कम कीमत पर बेचा जाएगा। फिर उन कपड़ों को सेल करके वहाँ साड़ी 200 टका और लुंगी 100 टका में बिकती है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आज बांग्लादेश भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा है, शायद इस बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को ये नहीं पता कि आज वो जो जिंदा है, आज जो वो दुनिया देख रहे हैं, आज जो वो खुले आसमान में घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत की बदौलत। उस समय अगर भारत ने बांग्लादेश की मदद ना की होती पाकिस्तान से युद्ध जीतने में, तो शायद आज बांग्लादेश का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उसके बावजूद भी आज ये लोग भारत को ही आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद भूल चुके हैं वो समय। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों बताइएगा जरूर। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं, उन्होंने शेख हसीना की फिर मुश्किलें बढ़ाने का काम ऐलान किया है। यूनुस सरकार ने मांग ली है बैंक खातों और लेन देन से जुड़ी सारी जानकारियां। बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर शिकंजा कसने के लिए उनके बैंक खातों की जानकारी मांगी है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना के बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़े बैंक खातों की डिटेल भी मांगी गई है। बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी BFIU की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि शेख हसीना ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में काम करती हैं, जबकि उनकी बहन रेहाना ट्रस्टियों में से एक है। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय विदेश सचिव के जाते ही बांग्लादेश सचिव जसीमुद्दीन ने उगल दी आग। दरअसल भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खेदजनक घटनाओं का मुद्दा विदेश सचिव स्तर की बैठक के दौरान सोमवार को उठाया, लेकिन ढाका ने इसे भ्रामक और गलत जानकारी करार देते हुए कहा कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे उलट अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को ठोस और घनिष्ठ बताया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ ये बैठक की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपने समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सहित भारत की चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की कुछ खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा की। हम कुल मिलाकर बांग्लादेश के अधिकारियों और उनके द्वारा इन सभी मुद्दों पर एक रचनात्मक दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ब्रिटेन ने सीरियाई लोगों को दे दिया बड़ा झटका, शरण देने के फैसले पर लगा दी रोक। ब्रिटेन के पीएम ने शांति व स्थिरता का किया आह्वान। दोस्तों, सीरिया में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, ये सभी जानते ही हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों और राजधानी समेत बड़े शहरों पर अब जिहादी बागियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रशिया की शरण में भाग चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसने सीरिया से शरण मांगने वालों को झटका दिया है। दरअसल शरण देने से संबंधित सभी फैसलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी के साथ यहाँ के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता का आह्वान किया। जी हाँ, गृह विभाग ने कहा कि जर्मनी, ग्रीस और ऑस्ट्रिया के इसी तरह के कदमों के बाद हजारों सीरियाई शरणार्थियों के लिए शरण आवेदनों पर रोक के बाद वो मामलों की समीक्षा करेगा। उसने आगे कहा कि गृह मंत्रालय ने वर्तमान स्थिति का आकलन करने तक सीरियाई लोगों को शरण देने पर रोक लगा दिया है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगना तय माना जा रहा है। फेडरल कोर्ट ने खारिज कर दी इनकी अपील। जी हाँ, अमेरिका में टिकटॉक को प्रतिबंधित होने से बचने की उसकी कोशिश को बड़ा झटका लगा है। एक फेडरल अपील कोर्ट ने टिकटॉक की उसकी दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ये कानून असंवैधानिक और इससे 170 मिलियन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के फ्री स्पीच पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने इस कानून को सही ठहराते हुए कहा कि ये कांग्रेस और राष्ट्रपति के साझा प्रयासों का नतीजा है। ये कानून अमेरिका की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है, क्योंकि टिकटॉक के मालिकाना हक को चीन से जुड़ा माना जा रहा है। टिकटॉक ने कहा है कि वो अब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देगा। कंपनी का कहना है कि ये कानून गलत और काल्पनिक जानकारी पर आधारित है और अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का काम करेगी। अगर टिकटॉक पर प्रतिबंध लग जाता है दोस्तों, तो मेटा बोले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगा देना चाहिए तुरंत प्रभाव से? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। वहीं आपको बता दें, बुरे फंसे पूर्व ISI चीफ फैज हामिद कोर्ट मार्शल में आरोप हुआ तय। दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। फैज हामिद के खिलाफ कोर्ट मार्शल के अलावा कई तरह की दूसरी जांचें भी की जा रही है। वो अगस्त महीने से ही पाकिस्तानी सेना की हिरासत में है। फैज हामिद वही शख्स है जिन्हें 2 साल पहले तक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स के रूप में जाना जाता था। वो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सैन्य अधिकारी थे। ऐसी भी खबरें थी कि इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद फैज हामिद को अगला सेना प्रमुख बनाना चाहते थे। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने क्यों बना दिया लोगों के लिए ये नियम, कह दिया घरों में ही रहना, बाहर मत निकलना। जी हाँ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कल यानी मंगलवार को एक परामर्श जारी करके लोगों से घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने का आग्रह किया है, जबकि संवेदनशील व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे बहुत ही जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप के आयात शुल्क की धमकियों पर चीनी राष्ट्रपति का बड़ा पलटवार, कहा हम अपने हितों की करेंगे रक्षा। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन धमकियों पर पलटवार किया है जिनमें चीन पर आयात शुल्क को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने की बात कही गई थी। जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ और
तकनीक को लेकर छिड़ी इस जंग में कोई विजेता नहीं होगा और बीजिंग मजबूती से अपने हितों और स्वायत्तता की रक्षा करेगा। जिनपिंग ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की बैठक के दौरान ये बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि शुल्कों को लेकर शुरू हुई जंग व्यापार जंग और तकनीक की जंग ऐतिहासिक चलनों और आर्थिक कानूनों के खिलाफ है। बैठक के दौरान जिनपिंग ने अमेरिका के साथ संबंधों में चीन के सिद्धांतों पर भी जोर दिया। वहीं बता दें आखिर क्यों गिरिराज सिंह से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कौन लोग थे उनके साथ में, बता दे क्या है कारण। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से दिल्ली में उनके ऑफिस में मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मालेगांव से विधायक मुफ्ती इस्माइल काजमी और AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की और उन्हें मालेगांव के पावर लूम उद्योग की समस्याओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें 5 लाख यूनिट शामिल है। प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से मालेगांव का दौरा करने का भी अनुरोध किया। वहीं बता दें त्रिपुरा के 161 करोड़ रुपए दबाए बैठा बांग्लादेश, मंत्री ने कर दी मांग। यूनुस सरकार होगी शर्मसार। जी हां, हिंदुओं पर हो रहे हमलों के चलते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने खराब दौर से गुजर रहे हैं। हमने लगातार आपको बांग्लादेश से जुड़ी, हिंदुओं पर प्रताड़ना से जुड़ी खबरें बताई दोस्तों। इस बीच शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को 5 अगस्त को अबदस्त किए जाने के बाद से बांग्लादेश के 50 से अधिक जिलों में हिंदुओं पर 200 से भी अधिक हमले होने के आरोप हैं। इस बीच त्रिपुरा के पावर मंत्री रतन लाल नाथ ने सोमवार को जानकारी दी कि बांग्लादेश पर 161 करोड़ रुपए की बिजली बकाया है। त्रिपुरा दिल्ली स्थित NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से एक समझौते के तहत पड़ोसी देश को 60 से 70 मेगावाट बिजली की सप्लाई करता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा सरकार के मंत्री नाथ ने कहा कि हम बांग्लादेश को उनकी आवश्यकता के अनुसार 60 से 70 मेगावाट बिजली देते हैं और हमने कभी 60 मेगावाट से कम बिजली की आपूर्ति नहीं की है। पहले बांग्लादेश पर 135 करोड़ रुपए का बकाया था, जो अब बढ़कर 161 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि त्रिपुरा के 161 करोड़ रुपए दबाकर बैठ चुका है बांग्लादेश। अगर भारत ने ये वापस मांग लिए पैसे तो यूनुस लाइन पर जरूर आ जाएंगे, क्योंकि भारत अगर लाइन भेजना जानता है दूसरे देश में तो लाइन पर लाना भी जानता है। कैसा लगा दोस्तों? मेरी राइमिंग बताना मत भूलेगा। तो वही बता दें एयरबस से 100 नए विमान खरीदेगी एयर इंडिया। आरामदायक होंगी लंबी दूरी की उड़ानें दोस्तों। टाटा समूह की स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया ने फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस से 100 नए विमानों का ऑर्डर दिया है। इनमें 10 चौड़ी बॉडी वाले A350 और 90 संकड़ी बॉडी वाले A320 परिवार के विमान शामिल है। ये ऑर्डर एयर इंडिया द्वारा पिछले साल एयरबस और बोइंग से किए गए 470 विमानों के ऑर्डर के अतिरिक्त है। एयर इंडिया ने 2023 में एयरबस को 350 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें 40 A350 और 310 A320 शामिल थे। इसके अलावा एयर इंडिया ने एयरबस के साथ विमानों के रखरखाव और मरम्मत के लिए भी एक समझौता किया है। वहीं बता दें क्या हमला करने के लिए तैयार है चाइना? ताइवानी रक्षा मंत्रालय के बयान ने बढ़ा दी पूरी दुनिया की टेंशन दोस्तों। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के ताजा बयान ने दुनिया को टेंशन में ला दिया है। उसने कहा है कि चीन की गुप्त सैन्य टुकड़ी ताइवान के आसपास कुछ करने की प्लानिंग करती दिखाई दे रही है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये कोई आर्मी ड्रिल है या फिर कुछ और है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने पिछले 24 घंटे में चीनी नेवी के 1 दर्जन जहाज और 47 सैन्य विमानों का पता लगाया है, लेकिन पिछले सैन्य अभ्यासों की तरह गोलीबारी जैसी कोई बात नजर नहीं आई है। रक्षा अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस बार तैनाती ज्यादा बड़े इलाके में की गई है और अतिरिक्त जहाज ताइवान से आगे प्रशांत क्षेत्र के बाकी के इलाकों में भी जा रहे हैं। जी हाँ, वही बता दें बहुमत नहीं है फिर भी ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, आसन का सम्मान करना सीखे विपक्ष। दोस्तों किरेन रिजिजू ने बड़ी नसीहत दे दी है विपक्ष को। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर बता दें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा मंगलवार को नोटिस सौंपने के कदम को बेहद अफसोसजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को धनखड़ पर बहुत गर्व है। रिजिजू ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति बहुत पेशेवर और निष्पक्ष हैं। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने आसन की गरिमा का अनादर किया है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार आसन के निर्देशों का पालन न करके गलत व्यवहार किया है। रिजिजू ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। वे संसद के अंदर और बाहर हमेशा किसानों और लोगों के कल्याण की बात करते हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। रिजिजू ने कहा कि जो नोटिस दिया गया है और उस पर जिन 60 सांसदों ने दस्तखत किए हैं, मैं उन 60 सांसदों के कदम की भी निंदा करता हूं। एनडीए के पास बहुमत
बहुमत है और हम सभी को चेयरमैन पर भरोसा है। जिस तरह से वे सदन का मार्गदर्शन करते हैं उससे हम खुश हैं, लेकिन विपक्ष क्यों नाराज है दोस्तों? क्या है इस पर आपकी राय बताना मत भूलिएगा। जब विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो काफी ज्यादा एजेड भी हैं दोस्तों, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे, उनको हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो क्या ही ये राजनीति करेंगे दोस्तों? इस पर आपकी राय तो बनती है। विपक्ष को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जगदीप धनखड़ का क्या आप समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या उनको बने रहना चाहिए उपराष्ट्रपति? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में हो सकती है सीट शेयरिंग पर चर्चा। सुगबुगाहट हो चुकी है शुरू दोस्तों। बता दें सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। दिल्ली कांग्रेस के नेता गठबंधन चाहते हैं। शरद पवार के घर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, एनसीपी एसपी प्रमुख और इंडिया गठबंधन के अहम नेता शरद पवार के आवास पर पहुंचे हैं। कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी यहां पहुंचे। कांग्रेसी नेता गुरदीप सिंह चप्पल भी शरद पवार के घर पर मौजूद है। वहीं बता दें, दिल्ली दंगों के आरोपी को ओवैसी ने दे दिया टिकट। बीजेपी के कपिल मिश्रा ने कहा जिहादी को उतारना हिंदुओं को है चुनौती। जी हाँ, जिस प्रकार से आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी टिकट देने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है और दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी के इस फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा है और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ऐसे जिहादी को चुनाव मैदान में उतारकर दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है ओवैसी के द्वारा। जी हाँ, कपिल मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, यानी एक्स पर लिखा कि जिस ताहिर हुसैन ने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की साजिश रची थी, उस जिसके घर से हिंदुओं को मारने के लिए बम थर गुलेल रखे थे, जिसने IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या 400 बार चाकू से गोदकर शव नाले में फेंक दिया था, ऐसे जिहादी को चुनाव मैदान में उतारकर दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। अगर दिल्ली में दोबारा दंगे करवाने की कोशिश की गई तो अंजाम तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। बहरहाल दोस्तों, ओवैसी के इस कदम पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। जब पता है कि ये दंगाई है उसके बावजूद भी इसको टिकट देने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ओवैसी के लिए क्या मतलब बना है दोस्तों, हम भी इसको गेट नहीं कर पा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, महाराष्ट्र में मिली सीख बिहार में अपनाएगी बीजेपी। संजय झा के घर डिनर करने यूं ही नहीं पहुंचे अमित शाह जी। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दलों की निगाहें अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जाकर टिक गई है। ऐसे में केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्तासीन भाजपा के नेतृत्व वाला NDA अभी से इसकी तैयारियों में जुट चुका है। बताया जा रहा है कि भाजपा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और झारखंड में सत्ता से दूर रहने के साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी से मिले सबकों को यानी सीख को बिहार में अमल में लाएगी। इसीलिए बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मंगलवार को बिहार NDA के नेता डिनर के लिए जुटे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के लोगों के लिए अयोध्या में होगी खास व्यवस्था। CM देवेंद्र फडणवीस ने ले लिया बड़ा फैसला। क्या फैसला लिया है बता दें, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 13 मंजिला भक्त निवास स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए मुंबई स्थित जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 119.50 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया है, यानी कि 119 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका दिया है। 13 मंजिला महाराष्ट्र भवन, जिसे भक्त निवास कहा जाएगा, इसका निर्माण महाराष्ट्र के राम भक्तों के लिए आवास प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के पास उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 2 एकड़ जमीन आवंटित की। ऐसे में दोस्तों, जय श्री राम कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं अंतिम और सबसे बड़ी खबर बता दे, बड़ा फैसला अभी सरकार के आदेश ने सबको चौंका डाला। क्या वाकई में भारत में डीजल वाहनों को बैन कर दिया गया है? दोस्तों, क्या है इसकी जानकारी, कौन सी अंतिम तारीख दी गई है आपको बता दें। न्यूज नेशन की यह खबर है। दरअसल इन दिनों दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि देश भर में पॉल्यूशन के चलते सांसों पर संकट है, जिसका मुख्य कारण डीजल वाहनों को माना जा रहा है। अब डीजल वाहनों के खिलाफ सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। यही नहीं, सरकार ने बहुत जल्द डीजल वाहनों को बैन करने की भी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि NCR में AQI लेवल इन दिनों B 400 के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते ग्रेप 4 लागू किया गया था। यही नहीं, चिकित्सकों ने अस्थमा के मरीजों को घर से ना निकलने की सलाह दी गई, साथ ही सुबह सैर को अवॉइड करने के लिए भी कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं, इसीलिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करना चाहिए। आपको बता दें कि इसमें यह भी तर्क पेश किया गया है कि अब EV
ईवी वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, कुछ ही दिनों में सरकार ईवी पर सब्सिडी योजना की घोषणा भी करने वाली है। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की ओर से 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की गई है, यानी कि सिर्फ 2.5 साल तक ही आप डीजल वाहन चला सकते हैं। उसके बाद कार कंपनीज भी डीजल वाहन बेचना बंद कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको राहत भरी बात ये बता दें, अगर सरकार ने डीजल इंजन को बंद भी कर दिया, लेकिन अगर आप पहले से डीजल इंजन चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपसे गाड़ी छीन लेगी। अगर वो 10 साल बचे हुए हैं तो 10 साल पूरी आप उस गाड़ी को चला पाएंगे, लेकिन नए डीजल इंजन बनने बंद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ऑफिशियल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसी भी कोई जुड़ी खबरें आएंगी सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।